नाइन्थ क्लास। आज का चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं हम प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी इन्हीं दो नामों से जानते हैं। प्लांट्स वो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम उन्हें कह देते हैं कि वो ऑटोट्रॉफिक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम दूसरा नाम ले लेते हैं एनिमल्स का। और एनिमल्स अपने आप में कौन से हैं? ये वो एनिमल्स हैं जो कि या तो लैंड पर रहते हैं या फिर पानी में रहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अल्टीमेटली आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो ही बोले कि यानी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। बट हम इस चैप्टर में डाइवर्स्ड यानी कि वेरियस किस्म के यानी एक से ज़्यादा किस्म के हम आपको बताएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स ही नहीं, इसके अलावा भी 2-3 और कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी ये कौन सी कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज में और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वेरी फर्स्ट जब कभी मैं कोई चैप्टर शुरू करती हूँ तो आप लोगों को मालूम है कि मैं कुछ टर्म्स जो आपकी टर्म्स आई हैं जैसे बायोडाइवर्सिटी, एवोल्यूशन या कोई भी टर्म्स जो आपके लेसन से रिलेटेड है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आपके पास में टर्म है उसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड्स को मिलकर बना है। बायोलॉजिकल यानी जो भी चीज़ जैविक हो, जिंदा हो, जीव से रिलेटेड हो। अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो जाए तो हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का अपने आप में मतलब है कि जब अलग अलग किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे तो आप ये कहेंगे कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डाइवर्स नेचर क्या है? जैसे प्लांट्स हो गए, अब प्लांट्स में क्या है? ग्रास भी है, छोटे वाले प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, वगैरह वगैरह। असल में ये वर्ड दिया किसने? ये वर्ड दिया है वॉल्टर जी रॉसन। ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, वॉल्टर जी रॉसन ने दिया था 1986 में। यानी वैरायटी ऑफ प्लांट्स में आप स्मॉल ग्रासेस से लेकर बड़े बड़े यूकेलिप्टस ट्रीज तक को आप कहते हैं ये प्लांट की कैटेगरी है। जो प्लांट पानी के अंदर मिलते हैं जैसे सीवीड्स हो गए या कोरल्स हो गए एट्सेट्रा, कुछ एल्गेज हैं, वो सब हो गए, आप उसे कहते हैं कि वो भी सब प्लांट्स के अंदर आता है। ये टाइम यानी 9th क्लास में इस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा कि कितनी कैटेगरीज हैं बायोलॉजिकली, कितनी कैटेगरीज में जानवरों को या प्लांट्स को बांटा गया है। उन्हीं कैटेगरीज के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी की। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे रिलेशन जो हैं ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। अब जो हम यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, एवोल्यूशन होता क्या है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये जो टर्म्स आएंगी ना, जितनी भी टर्म्स आएंगी, इन टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन टर्म्स में आपका एक आता है फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। इसका सीधा सा मतलब है बायोलॉजिकली जब आप पूरी दुनिया में प्लांट एंड एनिमल्स को कंसिडर करते हैं, उनके अलावा अगर आप कोई और भी जिसको आप जीवित मानते हैं, लिविंग मानते हैं, जब आप उनकी वैरायटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। वो देखने में एक्सटर्नल अपीयरेंस उनकी, उनका साइज़, उनका कलर, उनका अंदर का स्ट्रक्चर, उनका न्यूट्रिशन, उनका बिहेवियर, ये सारे चेंज होंगे, एक दूसरे के साथ में समान नहीं होंगे। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि जो प्लांट है वो एनिमल जैसे हैं या एनिमल जो है वो प्लांट जैसे हैं। खैर प्लांट्स में भी आप यही कहेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो आपके जैसे आपने स्मॉल ग्रास ले लिया, अब ग्रास ले लिया वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। यानी मैं ये कह रही हूँ कि ग्रास जो है वो टोटली डिफरेंट है और दूसरा जो ट्री है वो बिल्कुल अलग है। यही मैं कहूँगी कि श्रब्स जो हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। तो ये हमारे दिमाग में हमें पता है कि ग्रास तो छोटी होती है और ये देखने में कुछ ऐसी सी होती है, पर जो ट्री होता है वो देखने में कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है ना। और जो श्रब्स होती हैं वो ऐसे करके उगती हैं नीचे स्टेम से, और इसमें बहुत, इसको हम झाड़ भी कहते हैं। तो
तो हमें सबको पता है कि इन सब के एक्सटर्नल अपीयरेंसेस, साइज, कलर, खाने का तरीका, ये सब अलग हैं। भले प्लांट्स में एक सा हो पर सारे प्लांट्स भी एक से नहीं हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आएगा वो आता है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बेसिकली क्या है? एवोल्यूशन का मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है वो चेंज हो जाता है धीरे धीरे अपनी नीड्स के अनुसार। हम सभी को कहा गया है कि हम सभी जने अपने पूर्वजों से आए हैं। पूर्वज कौन थे? हमें कहा गया कि वी ऑल हैव कम फ्रॉम मंकीज़, यानी हम सब बंदर हमारे पूर्वज रहे हैं। तो जब बंदर हमारे पूर्वज रहे हैं तो हमारे अंदर हरकतें भी वैसी ही होंगी। बट नो, हमारी नीड्स चेंज होती रही, हमारा समय चेंज होता रहा और हम लोग चेंज हो गए। तो एवोल्यूशन का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट यानी अपने आसपास का जो उसका एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जब वो अपने रहना चाहता है, जीवित रहना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस लाए। अब वो चेंजेस उसके टिश्यूज़ में हो रहे हैं, सेल्स में हो रहे हैं या उसके बॉडी स्ट्रक्चर में हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में वो जो चेंज्ड वन आता है, जो चेंज होकर जो नया ऑर्गेनिज्म आता है वो एवोल्यूट वन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? वो एवोल्यूट है। यानी आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत में हम सब मंकी ही थे। मंकी पेड़ों पर कूदता है, फांदता है, पर धीरे धीरे उनमें से कुछ मंकीज़ ऐसे रहे होंगे जो पेड़ों पे कूदने फांदने की जगह नीचे की चीज़ों का ही यूज़ करने लगे। उनके जो अपर आर्म्स थे, जो हाथ थे, वो थोड़े छोटे होने लगे। अब ऐसे मंकीज़ एवोल्यूट हुए। ये एक लंबा प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि उसी वक्त ही हो गया, 4 साल लग गया, 6 साल लग गया। 4-6 साल तो बहुत दूर की बात है। ग्रेजुअली इसमें डिकेड्स लग जाते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की एक आदत चेंज हो रही है, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते जो न्यू स्पीशीज़ आती हैं, फिर नए नए जो वो और मंकीज़ पैदा हुए होंगे, उन सब में वो सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। यानी जब मंकीज़ रहे होंगे तो तब जंगल थे। सोचो, इसको इस तरह से सोचो, जंगल थे तो उनको खाने पीने को सब कुछ मिल रहा था पेड़ों से। वहाँ पर टाइगर्स आने शुरू हो गए होंगे। टाइगर्स ने मंकीज़ पर अटैक किया तो मंकीज़ ने अपनी जगह चेंज कर ली। अब वहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, अब वो झाड़ों में रहते हैं। वहाँ पर उछलते कूदते कम हैं, वहाँ पर उनको रहते रहते 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन हो गया। वहाँ रहने के बाद में अब उनके अंदर क्या चेंजेस आने शुरू हो गए कि अब वो पेड़ों पे उछलते कम थे, पूंछ का इतना यूज़ करते नहीं थे, हाथों के अंगूठे का इतना यूज़ करते नहीं थे। तो उन्होंने नीचे से ही ग्रास से कोई चीज़ काटी या आसपास के पेड़ से चढ़कर जो काटा वो किया। आगे जो न्यू जनरेशन आई उसमें हाथ छोटे हो गए, अंगूठा छोटा हो गया और उन्होंने ज़मीन पे ही पैदा होने वाली चीज़ों को लेना शुरू कर दिया। मे बी उन्होंने पानी में से मतलब कि कोई चीज़ निकालनी शुरू कर दी। ऐसे करते करते फिर उन्होंने आगे और एवोल्यूशन जब हुआ होगा तो तब धीरे धीरे बाल कम हो गए। यानी कहाँ पेड़ों में रहते थे अब फिर उसके बाद में अब झाड़ों में रहना शुरू हुए तो धूप इतनी लगती नहीं थी, पर अब बाहर रहते थे तो धूप लगती थी तो बाल जलने शुरू हो गए। आगे की जनरेशन्स जो आई होंगी 20, 40, 50 साल बाद जो इनकी जनरेशन्स आई होंगी उनमें बाल कम हो गए। अब इंसान धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। यानी वो भी एक मंकी था जो पेड़ों में और जंगलों में था, वो भी मंकी है जो श्रब्स में रहता है, पर उसमें चेंजेस आ गए। क्यों? उसे ज़िंदा रहना है। क्यों? क्योंकि उसकी नीड्स चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि वो एवोल्यूट हो रहा है। एवोल्यूट होकर क्या हुआ? अब जब आप एक इंसान को और मंकी को देखो तो बहुत बड़ा फ़र्क है। टेल जो है इंसान के पास में है ही नहीं। जो बॉडी हेयर है वो इंसान के पास में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब इनकी नीड में ये चीज़ें आती नहीं थी। जो थंब का साइज़ है वो हमारा छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, स्मॉल थंब, ठीक है। और फिर जो पहले ज़माने में इनकी अपर जो आर्म हुआ करती थी वो अपर आर्म जो है वो धीरे धीरे स्मॉल हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हमें ये बताने लगी कि हाँ, धीरे धीरे मंकी से इंसान एवोल्यूट हो चुका है। और जब इंसान एवोल्यूट हो चुका है तो डेफिनेटली हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई। इसी पूरे प्रोसेस को जब धीरे धीरे कोई एक जानवर या कोई एक प्लांट अपनी नीड के अकॉर्डिंगली या अपनी सस्टेनेंस के अकॉर्डिंगली, सस्टेनेंस मतलब सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, और अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अगर वो चेंजेस करता है तो हम उसे कहते हैं कि वो एवोल्यूट हो चुका है।
एवोल्यूशन से नए नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बात बिल्कुल सही है। हमने बात पढ़ी थी कि मंकी होते हैं, मंकी से कौन आए? ह्यूमंस निकले। कौन आए? ह्यूमंस। अब अगर हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली ह्यूमंस की भी न्यू वैरायटी आनी शुरू हो जाएगी, बट अभी तक ऐसा कोई एवोल्यूशन दिखा नहीं है। इसी तरीके से एवोल्यूशन जो है वो नया ऑर्गेनिज्म लेकर आता है। नए ऑर्गेनिजम्स आएंगे तो वो भले प्लांट में आए या एनिमल्स में आए, यानी डाइवर्सिटी बढ़ गई, विभिन्नता बढ़ गई, और अलग किस्म के लोग आ गए। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब इकोसिस्टम में होता है। कहाँ होता है? इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? इकोसिस्टम का अपने आप में मतलब है इकोसिस्टम, इसका मतलब है एक इंसान और उसके वातावरण के बीच का जो संबंध है, हम उसे इकोलॉजी कहते हैं। वातावरण और इंसान जब इकट्ठे रहते हैं तो वो इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। तो एवोल्यूशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से डाइवर्सिटी आती है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है हम लोगों ने पढ़ना, दैट इज मेगा डाइवर्सिटी। क्या है मेगा डाइवर्सिटी? का मतलब है is the high degree of richness of different types of forms found in area। आप एक कोई भी एरिया ले लीजिए, अब आपने अपने आसपास का एक एरिया ले लिया, उसमें 2 किलोमीटर की रेंज आप ले लीजिए। अब उसमें फॉरेस्ट भी आते हैं, ठीक है, वहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रीम, नदी का एक छोटा सा रूप भी निकल रहा है ना। तो आपने एक एरिया ले लिया, हम मेगा डाइवर्सिटी पढ़ने जा रहे हैं। अब बायोडाइवर्सिटी नहीं, उसका भी बड़ा एक आकार ले रहे हैं। ये हाई डिग्री ऑफ रिचनेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स फाउंड इन एरिया। आपने वहाँ देखा, वहाँ आपको पानी वाले जानवर भी मिल रहे हैं, तो आपको ज़मीन वाले भी मिल रहे हैं, ज़मीन के अंदर खुदाई करके रहने वाले भी मिल रहे हैं, ज़मीन की जो मिट्टी है उसकी परतों में रहने वाले भी मिल रहे हैं, आपको उस पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स भी मिलते हैं और एनिमल्स भी मिलते हैं। आपने एक छोटा सा एरिया लिया, पर आपने इतना देखा कि उसमें देखिए कितने तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं। ऐसा एरिया, ऐसा रीजन मेगा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है अर्थ पर, जिसमें हम नाम देते हैं ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, जो 2 ट्रॉपिक्स के बीच में से निकलता है। एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। एक है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एक है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो आपका रीजन आ रहा है उसे हम कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स ज़रूर मिलेंगे। यानी ये धरती का वो हिस्सा है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपने देखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, एक सदर्न हेमिस्फीयर पे। जब आप ज्योग्राफी का लेसन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इक्वेटर बीच में होती है कैंसर का ट्रॉपिक, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया आपका आ रहा है वो वाला ट्रॉपिकल एरिया है आपका। और ट्रॉपिकल एरिया में आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग किस्म के प्लांट्स एंड एनिमल्स। छोटे से छोटे रीजन में भी मिल जाएगा आपको। आप कहोगे यार ये जानवर तो बिल्कुल भी नहीं, ए जैसे आपने नाम डाल दिया, ये ए रीजन है, ये बी रीजन है, ये सी रीजन है। आप कहेंगे ए रीजन वालों तो बी वालों से मिल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलेंगे। अब हम बात करेंगे चार्ल्स डार्विन की। हु वाज ही? वो एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? वो एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे और एक नेचुरलिस्ट थे। एक्चुअली इनको इंग्लिश के लिटरेचर लिखने का बहुत शौक था और इन्होंने बहुत सारे लिटरेचर अपने हिसाब से लिखे। इन्होंने जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के नाम की एक बुक भी लिखी थी। इनको बड़ा शौक था कि ये आसपास के एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उनसे ऑब्जर्वेशन लेते थे। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनको बहुत पसंद था कि ये अलग अलग ट्रिप्स पर जाते थे। वहाँ पर जो इन्हें डाइवर्सिटी में कोई भी प्लांट्स एनिमल्स मिलते थे तो उनके बारे में नॉलेज रखना इन्हें पसंद था। ये ट्रेवल किया इन्होंने HMS बीगल से गैलापागोस। HMS बीगल से गैलापागोस आइलैंड जो साउथ अमेरिका में है, इन्होंने पूरा ट्रेवल किया। अब आप ये सोचो, उस पूरी ट्रेवलिंग के दौरान ये ज़मीन पर भी रहे हैं और समंदर में भी रहे हैं, और उस दौरान इन्होंने इतने स्पीशीज़ देखे कि इनको ये मानना पड़ गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म केवल प्लांट एंड एनिमल जितने आपको आपकी जगह पर दिखते हैं उससे अलावा बहुत सारे हैं।
तो इन्होंने कहा बायोडाइवर्सिटी तो होती ही है। उसके अलावा इन्होंने देखा कुछ जीव ऐसे हैं, ना वो प्लांट है ना वो एनिमल है। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस लिखी, उन्होंने एक थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, क्योंकि वो इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक और थ्योरी दी थी फिटेस्ट सर्वाइवल की। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी जानवर या कोई भी प्लांट अगर अपने सराउंडिंग में अच्छे से रह गया, नेचुरल कैलामिटी से बच गया। नेचुरल कैलामिटी क्या हुआ मतलब? नेचुरल कैलामिटी का मतलब हुआ जैसे बाढ़, तूफान, हरिकेन, आंधी, स्टॉर्म या आपका ज्वालामुखी, इन सब से अगर कोई जानवर, या फिर भले वो बड़ा जानवर हो, लैंड का हो, एक्वेटिक हो, आर्बोरियल हो, आर्बोरियल मतलब जो पेड़ पर रहते हैं, एरियल हो जो फ्लाई करते हैं जैसे बर्ड्स एंड ऑल, कोई भी हो अगर बच जाता है, या प्लांट्स आपके छोटे हैं, क्लाइंबर्स हैं या क्रीपर्स हैं, कोई भी हो अगर वो बच जाता है, तो इसका मतलब वो फिट है इस सराउंडिंग में रहने के लिए। तो इनकी जो थ्योरी थी वो थी सर्वाइवल फिटेस्ट की। इनकी थ्योरी का नाम था सर्वाइवल फिटेस्ट। इनका कहने का मतलब था जो फिट है ना वही रह पाएगा, और जो फिट नहीं है वो फिट नहीं रह पाएगा। और ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में जो इन्होंने HMS बीगल से लेकर गैलापागोस आइलैंड तक जो इन्होंने यात्रा की थी, उसमें जितनी ऑब्जर्वेशन इनको मिली, इन्होंने ये भी देखा कि अगर तुम ये कहते हो कि डायनासोर थे, ध्यान से सोचना, अगर तुम ये कहते हो डायनासोर थे, तो क्या वो डायनासोर पैदा होने के बाद में खत्म हो गए? उसका कोई भी शेष नहीं रहा, अवशेष नहीं रहा। पर ये थ्योरी उन्होंने साबित करके बताई कि आपको 2-3 सिद्धांतों पर रहना पड़ता है। और वो 2-3 सिद्धांत कौन से हैं? वो 2-3 सिद्धांत ये हैं कि यदि तुम फिट हो तो तुम सर्वाइव करोगे, यदि तुम फिट हो तो तुम एवोल्यूशन का काम करोगे। देखो जी, एवोल्यूशन जो है वो बिल्कुल अलग वर्ड है। एवोल्यूशन कहता है जब कोई जानवर या कोई प्लांट अपने आसपास के रीजन में रहकर अपनी सराउंडिंग के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी नीड के अनुसार अपने आप को चेंज करता है, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस करता है। रिप्रोडक्शन तो होगा, उसके बेबीज आएंगे आगे, जिसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है, वो आगे और होंगे, वो भी अपनी वैसी ही इच्छा रखते होंगे, फिर आगे उनके और आएंगे। ये जनरेशन कोई ऐसा तो नहीं है ना 2 साल में ख़त्म हो गई, 4 साल में ख़त्म हो गई, 10-10 साल रहते हैं, 20-20 साल रहते हैं कई। उनकी आगे जनरेशन आई, उनकी आगे जनरेशन आई, तो वो धीरे धीरे उनकी नीड के अनुसार चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग एक जगह पर रहते हैं, अब खाना पीना ख़त्म हो गया तो डेफिनेटली हम लोग हंटर गैदरर्स की तरह वहाँ से मूव करके कहीं और चले जाएंगे ताकि हमें खाना पीना मिलता जाए। वहाँ पर खाना पीना ख़त्म हुआ तो कई और सारे रीज़न से आप चले गए। अब जब चले गए तो वहाँ का टेम्परेचर भी चेंज हो गया, क्लाइमेट भी चेंज हो गया, खाने को वो चीज़ें नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। खाने का वो तरीका, जब आप उसको काट काट के खाते थे, अब काट के नहीं, तोड़कर, छीलकर, डूबकर खाना पड़ता है आपको। तो डेफिनेटली आपकी नीड्स चेंज हो गई ना, आपके रहने का तरीका अलग हो गया ना, सलीका अलग हो गया। तो यानी इंसान में चेंजेस आएंगे, जानवरों में चेंजेस आएंगे, प्लांट्स में चेंजेस आएंगे। उन्हीं चेंजेस को हमने एवोल्यूशन कहा था, जो इन्होंने अपनी बुक में लिखा भी। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में इन्होंने बोला, मैं जितने भी जगहों पर घुमा हूँ मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ प्लांट्स जो पहले जैसे थे अब ऐसे नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? नीड्स चेंज हो गई उनकी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए जिसकी वजह से चेंज हो गए। अभी मैंने आपको डायनासोर के बारे में बताया जैसे, तो एक जानवर था, उसका नाम था आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स कहा जाता है कि बर्ड और डायनासोर के बीच का है। अब डायनासोर तो जी रेप्टाइल था, यानी रेंगने वाला जानवर, पर देखिए उसे खाने को जब नीचे से नहीं मिला तो वो डेफिनेटली अपनी गर्दन उठाकर थोड़े से पेड़ों से लेता होगा। मैं ट्राइनोसोरस की बात कर रही हूँ, जो नॉन वेज एंड ऑल इस तरह से चीज़ें नहीं खाते थे। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने पहले घास ख़त्म की होगी, घास ख़त्म हो गई तो डेफिनेटली अपनी जगह चेंज की, तो अब वो छोटे छोटे पेड़ों पर आ गए, गर्दन वर्दन उनकी थोड़ी सी और ऊंची होने लग पड़ी। ऐसे अगली जनरेशन आई, उनको घास से फ़ायदा नहीं मिला, अब वो पेड़ ही खाते थे। कहाँ उनकी श्रब्स और कहाँ पेड़ पर पहुँच गए। पेड़ पर पहुँचने लगे तो उन्होंने देखा यार पेड़ यहाँ के ख़त्म हो गए, चल थोड़े पहाड़ी के ऊपर वाले पेड़ को हम देखते हैं। उन्होंने वहाँ पर शुरू कर दिया, पहाड़ी के ऊपर वाले पेड़ों की तरफ वो गए होंगे। तो पहाड़ के ऊपर जाते ही उन्होंने ये देखा होगा कि अब यहाँ के पेड़ ख़त्म तो कहाँ जाए, वो दोबारा नीचे आ गए होंगे। उनमें से कई जो है हॉप करते आए होंगे क्योंकि भारी शरीर था।
फुदकते फांगते आए होंगे, और कुछ जो है चलकर आए होंगे। उनमें से कई ऐसे रहे होंगे जो गिर गए होंगे, उनमें से कई ऐसे रहे होंगे जो ज़्यादा लंबी छलांग मार पाते होंगे। उनके जो आगे बेबीज़ हुए वो ज़्यादा लंबी छलांग मारने के लिए बने। ये सब एवोल्यूशन ही तो है। नीड चेंज हो गई ना उनकी, एनवायरनमेंट चेंज हो गया ना उनका। ऐसे 1000 साल बीतते रहे होंगे, जब धीरे धीरे वो जानवर जो जो आपका डायनासोर ऊपर रहता था, ऊपर की वेजिटेशन खाता था, ठीक है, वो डेफिनेटली नीचे की वेजिटेशन नहीं खा पाएगा। जो गिरते पड़ते नीचे पहुंच गया होगा, या कूदते फांदते लंबी लंबी छलांग मारकर जो नीचे पहुंचा होगा, वो डेफिनेटली कैसा रहा होगा, उसकी टांगें पहले वाले के मुकाबले थोड़ी बड़ी रही होंगी, उसके बच्चों की भी टांगें बड़ी होने लगी। ये एवोल्यूशन ही तो है। धीरे धीरे एकदम चेंजेस आ गए। अभी मैंने बंदर की बात आपको बताई थी, जब ज़्यादा धूप में रहने लगे बाल कम हो गए उनके। आप अपने शरीर पर बाल देख लो और एक बंदर के शरीर पर बाल देख लो। आप अपने अपर आर्म को देख लो, आप उसकी अपर आर्म को देखो। उसको पेड़ों पर रहना है, वहाँ से चीज़ें करनी है, हमें नहीं रहना है। हमारी नीड अलग है, उनकी नीड अलग है, पर हम निकले बंदर से ही हैं। चेंजेस आए ना। क्यों आए ये चेंजेस? क्योंकि हम लोग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने नीड के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। यही सारी ऑब्जर्वेशन चार्ल्स डार्विन ने दी थी, और उसने अपनी जो बुक लिखी थी, ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की जो इसने ये बुक लिखी थी, उस बुक में उसने ये सारी चीज़ें कंसिडर की हैं। उसने ये बताया है कि कोई भी स्पीशी है, कोई भी प्रजाति है, कोई भी आप अगर लेकर चलते हैं कि इस प्रजाति ने ये किया या ऐसे किया, जैसे मान लो आप रेप्टाइल्स ले लेते हो, स्नेक क्या ले लेते हो, ये सब धीरे धीरे अपनी चेंज के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, स्नेक जो है आपने कभी नहीं देखा होगा पानी में, आपने हमेशा उसको देखा है ज़मीन के अंदर बरो करके रहता है, पर नहीं जी, ये पानी में बड़े अच्छे से स्लिदर करते हैं। और आपको मैं एक दो स्नेक ऐसे भी बता सकती हूँ जो कि पंख रखते हैं। पंख तो नहीं, कहने का मतलब है कि उनके विंग्स होते हैं। कहाँ से आए? क्योंकि उनकी नीड थी कि वो पानी वाले एरियाज के आसपास रहते थे। पानी से जब बाहर आ जाएंगे तब ठीक है, पानी के अंदर अगर उनको चलना है तो डाइविंग के लिए उनको फिन्स की ज़रूरत होगी। पर ऐसे ज़्यादा स्नेक कम मछली या सील की तरह ज़्यादा होते हैं। पर उनकी कैटेगरी आप एनिमल्स या रेप्टाइल्स में ही रखते हो। कहाँ मछली जिसे आप पीसियन कहते हो या पाइसियन कहते हो, और कहाँ स्नेक जिसे आप रेप्टाइल कहते हो, आए ना एक में से दूसरा। उसी तरह से ये जो आपके वो रहे होंगे डायनासोर्स, जो ऊपर से छलांग मार के आते होंगे, उनकी टांगें लंबी हो गई। उनमें से कई ऐसे होते होंगे जो अपनी अपर आर्म्स को यूज़ करते थे आगे आगे तक कूदने और फांदने के लिए, जैसे कि कंगारू करता है। कभी देखा है आपने कंगारू? उसके ऊपर की बाजुएं ज़्यादा लंबी हैं और उसके पैर छोटे हैं। क्यों? उसने कूदना फांदना है। उसी तरीके से डायनासोर्स भी हुए होंगे। तो कहते हैं जो आर्क्योप्टेरिक्स था ना आपका, वो रेप्टाइल से आया था और आगे जाके वो एक बर्ड बन गया। बर्ड क्यों बना होगा? जो पहाड़ के ऊपर रहते थे वहाँ पर कितने 50 साल 60 साल रहना शुरू किया होगा इन्होंने। अब वहाँ खाना नहीं मिला तो कहीं और जाते होंगे, कूदते फांदते नीचे आते होंगे। इस तरह से उनकी मसल्स डेवलप हो गई बाजू के नीचे की, अपर आर्म के नीचे की। वो ऐसी बननी शुरू हो गई जैसे फ्लैप है, वो ऐसी बननी शुरू हो गई जैसे विंग है, वो ऐसी बननी शुरू हो गई जैसे कोई पर लगा है। वही धीरे धीरे करते फिर और 50 साल बीते, बिल्कुल ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी और इन डायनासोर्स में रही। वो आगे जाके धीरे धीरे करते करते एवोल्यूट हो गए बर्ड्स में। किस में चेंज हो गए? बर्ड्स में। और यही वो बर्ड्स थे जिसका नाम था आर्क्योप्टेरिक्स। ये बर्ड्स आया कहाँ से? ये बर्ड शुरुआत कहाँ से हुई? क्या बर्ड शुरू से ही पंख लेकर आए थे? नो। जब ज़रूरत ऐसी लगने लगी तो कई जानवर जो ज़मीन पर रेंगते थे, कई जानवर जो ज़मीन पर रहते थे, कई जानवर जो माउंटेन्स पर रहते थे, उन्होंने अपनी नीड, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चीज़ों के अनुसार अपने आप को अलग माहौल में ढालना शुरू कर दिया, अडेप्टेशन करनी शुरू कर दी। उनके कई बॉडी पार्ट्स चेंज होने लगे, उनके साइजेस, स्ट्रक्चर चेंज होने लगे, जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही बर्ड आया होगा। ये शुरू से ही हम कई बार बहुत बहस करते हैं कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। ये सब साइंस में इस सब के जवाब हैं। उसी तरीके से अगर कोई कहेगा बर्ड्स शुरू से ही ऐसे पैदा हुए होंगे, ये वही बर्ड्स होंगे ना जो पैदा हुए होंगे और फिर इनके पर निकल आए होंगे। नो, उनकी रिक्वायरमेंट उस वक्त वैसी है इसलिए वो वैसे रहे। आज बर्ड अपना खाना पीना लेने के लिए पैरों के भार चलने से बेहतर है उड़कर जा सकता है, तो उसके विंग्स ज़्यादा स्ट्रांग है उसके पैरों के मुकाबले, पर उसके पास में क्लॉज है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो काट कर, फाड़ कर, चीर कर वो खा सके। एवोल्यूशन है भाई। आगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताऊंगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ टेक्सोनॉमी क्या है।
एवोल्यूशन के बारे में बहुत चर्चा हमने कर ली। अभी एवोल्यूशन जब हम आगे पूरा का पूरा एक टॉपिक लेंगे तब और चर्चा करेंगे। टेक्सोनॉमी में मतलब क्या आता है? देखो, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो सिर्फ ये बताती है कि ऑर्गेनिजम्स को कितनी तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हो। मैंने अभी आपको पीछे उसमें 2 तरह के तो ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करके बता दिए। एक का नाम जो मैंने लिया वो मैंने लिया प्लांट्स होते हैं, और एक का नाम जो मैंने लिया मैंने कहा कि वो एनिमल्स होते हैं। यानी हमने कहा जो कूद फांद कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, चल सकते हैं, गुर्रा सकते हैं, आवाज़ निकालते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमने कहा जी वो एनिमल्स हैं। और हमने प्लांट्स किसको कंसिडर किया? जो एक ही तरह लगे हुए हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो हरे रंग के होते हैं या डिफरेंट तरह के होते हैं वो एक ही तरफ लगे होते हैं। आंधी तूफान बारिश उनको एक ही जगह खड़े होकर उनको सहन करना पड़ता है, तो हमने कहा जी ये उनको हम प्लांट्स कहते हैं। पर हमने इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन करनी है, तो जब कभी भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? हमें सहारा लेना पड़ता है टेक्सोनॉमी का। टेक्सोनॉमी ब्रांच ऑफ साइंस है, यानी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जानवरों को या प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं। जो लिविंग आपके फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो एक्चुअली क्यों क्लासीफाई किए जाते हैं? हम उनको क्लासीफाई करते हैं भाई उनके बीच में आपस में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। अब जैसे मैंने आपको एक बोल दे दिया, मान लो शीशे का एक कटोरा दे दिया, और मैंने उसमें बहुत सारे बटन्स डाल दिए। अब वो बटन जो थे वो 2 रंगों के थे। एक बटन थे सफ़ेद रंग के, भले वो बड़े हों या छोटे हों, और बाकी जो बटन्स थे आपके पास में काले रंग के थे। आपने क्या किया? आपने उसे क्लासीफाई कर दिया। आपने क्लासीफाई करने के लिए उसे ये बोला सफ़ेद वाले अलग कर दिए, काले वाले अलग कर दिए। तो तुमने क्या फाइंड आउट किया? तुमने उसमें पहले ढूंढा एक से कौन से हैं। जब तुमने एक से ढूंढने शुरू किए तो अपने आप जो दूसरे रह गए वो उससे बिल्कुल भी नहीं मिलते थे, तो उनको हमने क्या बोल दिया? उनके अंदर डिफरेंसेस थे। उसी तरह से मान लो तुम एक ज़मीन पर, मैंने तुम्हें 5 मिनट खड़ा कर दिया और मैंने कहा बेटा जो जानवर आप देखो उसे क्लासीफाई करो। तो आप खड़े हो गए, आपने देखा मैम यहाँ से मैंने देखा 2 कीड़े निकल रहे थे पर दोनों अलग अलग थे। मैंने कहा अच्छा मैम मैंने एक मक्खी भी देखी। तो मैंने कहा अब तुम इसे क्या बोलोगे? तुमने कहा मैम मैं इसे इंसेक्ट बोलूँगा। मैम एक चूहा भी देखा, मंगूस भी देखा। अच्छा बेटा इसे क्या बोलोगे? मैम इसे रोडेंट बोलूँगा। मैम बिल्ली भी देखी, डॉगी भी देखा, तो क्या वो रोडेंट है? नो जी, वो कैनाइंस हैं, वो टाइगर फैमिली से आते हैं। तो हमने उन्हें थोड़ा बड़ा वाला माना, 4 पैरों वाला माना और कहा ये तो अलग ही है। फिर मैम मैंने 2 पक्षी देखे वहाँ पर, वो 2 पक्षी जो हैं वो वहाँ पर घूम रहे थे, तो क्या उनकी टांगें भी बिल्कुल उनकी तरह थी? नहीं मैम। फिर मैंने तुमसे प्रश्न पूछा कि भैया तुमने क्यों किया क्लासीफाई? तुमने कहा मैम इस तरह से तो हम इन सबको जानवर बोलते, बट हमने देखा, मैंने 2 बर्ड्स बोला, इंसेक्ट बोला, मैंने आपको कैनाइंस बोला जिसमें आपने डॉग एंड कैट्स को ले लिया। मैम मैंने इस तरह से इनको अलग अलग करके कैटेगराइज कर लिया। मैंने कहा क्यों किया, कैसे किया? तो तुमने बोला इसलिए किया ताकि जानवर अलग अलग हो जाएं। और कैसे किया? मैंने सिर्फ ये फाइंड आउट किया ये इसके जैसा है तो इसको एक कैटेगरी में रखो, ये इससे अलग है तो इसे दूसरी कैटेगरी में रखो, जो अलग है उसमें से जो एक जैसे हैं उनको एक सा रखा, बाकियों को अलग अलग रख दिया। तो क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है ताकि आप आसानी से किसी भी चीज़ की नॉलेज ले सकें और उन्हें क्लासीफाई कर कर आप उनकी सिमिलैरिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ को जान सकें। तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं, ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी ही है जिसकी वजह से आपने उड़ने वाले को बर्ड बोला, ज़मीन पर 4 टांगों वाले में जो नॉनवेज खाते हैं उन्हें तुमने कार्निवोर बोला, और जो वेजिटेरियन आइटम्स खाते हैं उनको तुमने हर्बीवोर बोल दिया। ये सब टेक्सोनॉमी की वजह से है। टेक्सोनॉमी बायोलॉजिकल साइंस में डील करता है कि आपको पहले जानवर या पक्षी या आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसे आपने नाम देना है। देखो नोमेनक्लेचर का मतलब है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है नेम। आपने उसको एक नेम देना है। क्यों दिया नाम? रीज़न होगा। फिर आपने जब नाम दे दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, तो आप उस ऑर्गेनिज्म को एक तरह से क्लासीफाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उस जानवर को या प्लांट को एक तरह से क्लासीफाई कर रहे हो। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि भैया ये 4 पौधे लगे हैं, तो आप उसको कैसे क्लासीफाई करोगे? आप कहोगे मैम पत्ते अलग अलग हैं, मैम देखिए इसके फ्लावर्स एक से हैं, मैम इसमें फ्लावर उगता है इसमें नहीं है,
है ना। बहुत सारे कैटेगरीज हैं आपके पास में क्लासिफाई करने के लिए, और उन सब में हम किसका सहारा लेते हैं? हम लोग सहारा लेते हैं टेक्सोनॉमी का। अगली स्लाइड जो कि एक लास्ट स्लाइड है और उसमें जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, दैट इज नीड फॉर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको कि आपको किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना ही चाहिए? ज़रूरत तो नहीं है, पर आप ध्यान से देखिए क्यों ज़रूरत है। बिकॉज ऑफ द ह्यूज डाइवर्सिटी इन लिविंग बींग्स, it becomes very difficult to take or the task to study each of them one by one. अब आपके पास में क्लासिफिकेशन में आपने कह दिया मैडम ये तो जानवर है, तभी एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया अरे जानवर है, पर जानवर में कौन सा? तीसरे ने बोल दिया क्लास में कि अरे ये तो बर्ड्स हैं। दूसरे ने कहा और कोई जानवर नहीं है, उसने कहा अरे ये तो रेप्टाइल्स हैं, अरे ये तो ऐसे हैं। तो तुमने क्लासिफाई करके एक तरह से ग्रुप ही तो बनाया है। तुमने कम से कम इतना, अगर मैं सिर्फ ये बोलती हूँ जानवर है, तो आप ये कहोगे कि जानवर है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खाता पीता दूसरे पे डिपेंडेंट है, हेट्रोट्रॉफ है वो। नो, आपके पास में कम से कम पॉइंट्स होंगे कि जानवर है तो वो अगर रेंगता है तो रेप्टाइल होगा, वो अगर रेंग रहा है तो वो रेप्टाइल होगा, और अगर नहीं, जैसे मैंने कहा अगर वो रेंग रहा है तो वो रेप्टाइल होगा, अगर वो उड़ रहा है तो एव्स होगा। एव्स को ही तुम क्या बोलते हो? बर्ड्स बोलते हो। अगर उसकी 4 टांगे हैं तो डेफिनेटली वो 4 टांगे जो हैं वो कभी भी आपके बर्ड से तो मिलने से नहीं, तो वो लैंड का एनिमल होगा क्योंकि उसे भागना दौड़ना है, उसे तैरना नहीं है। अगर किसी के फिन्स हुए तो आप कहोगे मैम ये तो मछली की क्वालिटी हो गई। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है, नीड क्लासिफिकेशन की यही है कि अगर हम जानवर बोलते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है समझना कौन सा जानवर कहाँ रहता है, क्या काम करता है, शेप स्ट्रक्चर कैसा है, रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो एक एक को जानने के लिए हमें उन्हें क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हम इजीली उनकी स्टडी कर सकते हैं, भले वो एनिमल्स हों या भले वो प्लांट्स हों, हम उनको आराम से कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके ग्रुप के सब ग्रुप्स बांट सकते हैं। अब आप कहोगे मैम ग्रुप के सब ग्रुप्स क्या हुए? आपका ग्रुप है जानवर, अब उसमें सब ग्रुप क्या हुए? पानी वाला जानवर यानी एक्वेटिक, लैंड वाला यानी टेरेस्ट्रियल, पेड़ वाले आर्बोरियल, मैम जो हवा में उड़ते हैं एरियल, मैम जो दिखाई नहीं देते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये हो गए आपके ग्रुप्स। अब इनके सब ग्रुप्स क्या हुए? मैम जो पेड़ पर रहते हैं उनको हम आर्बोरियल कहते हैं, ये तो उसका ग्रुप है, तो उसका सब ग्रुप क्या हुआ? मैम वहाँ पर आपको मैमल्स भी मिलते हैं। मैमल्स कौन से? मीर कैट्स। अच्छा, और क्या मिलते हैं? मैम हमें वहाँ पे रोडेंट्स भी मिलते हैं। रोडेंट्स कौन से भाई? रोडेंट्स हुए आपका चूहा बरो बनाकर रहता है वहाँ पर, स्क्विरल रहती है वहाँ पर, स्नेक रहता है जो रेप्टाइल है। सब ग्रुप्स के आगे एग्जाम्पल्स हमने दे दिए। भाई एक अकेला जानवर नहीं बोलेंगे ना, हमें भी तो बताना पड़ेगा ना कि उसमें कितनी क्वालिटी है, कितना आगे कैटेगराइजेशन है। तो क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। आगे की मेरी जितनी स्लाइड्स होंगी मैं आपको हिरार्की बताऊंगी, टेक्सोनमी ये कैसे की गई थी, कैसे आपने 2-2 नाम दिए, इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। टिल देन बाय।